Good morning, 11th class. How are you all? Hope you all are good. So class, we were on our chapter number 3 of history, that is an empire across the three continents. और इसमें हम बात कर रहे थे about the Roman civilization. तो हमने रोमन सिविलाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें कर ली है, कहाँ पे वो लोकेटेड था, क्या उसकी मतलब जोग्राफिकल एक्सटेंशंस थी, देन वी डिड टॉक अबाउट दी सोर्सेज जो हमें इस टाइम पीरियड के बारे में बताते हैं, थ्री मेन प्लेयर्स भी बोल सकते हैं, इसको पिलर्स तो बोल रहे हैं हम, बट यहाँ पे थ्री मेन प्लेयर्स भी हो सकते हैं ऑफ द रोमन एम्पायर. हमने पढ़ लिया था एम्परर कौन थे, सेनेट कौन थी, प्रोफेशनल आर्मी क्यों जरूरी थी, रिपब्लिक से कैसे ये एक एम्पायर बना, दैट इज ऑल्सो हमने जिसके बारे में डिस्कस कर लिया था. फिर हमने ब्रीफली यहाँ के अर्बनाइजेशन के बारे में, सेनेटर्स की पोजीशन कम कैसे हो रही थी उसके बारे में पढ़ लिया था, एंड हमने पढ़ लिया था रिगार्डिंग द जेंडर रोल्स कि फीमेल की क्या पोजीशन थी, वहां पे मेल्स की क्या पोजीशन थी, और जनरली फीमेल वैसे तो पावर में थी, मतलब पावरफुल थी इन द सेंस कि इनके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस था, वो अपने फादर की प्रॉपर्टी की मेन हायर होती थी, बट हमेशा they were being beaten up, generally they were being beaten up by their husbands. और पूरा का पूरा जो कंट्रोल है बच्चों का वो किसके ऊपर होता था, फादर के ऊपर होता था. बहुत सारी लैंग्वेजेस भी बोली जाती थी यहाँ पे. ये सारी चीजें हैं जो हमने डिटेल में कर ली है अबाउट रोम. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक एक्सपेंशन. इकोनॉमिक एक्सपेंशन से हमारा क्या मतलब है, इकोनॉमिक एक्सपेंशन से हमारा ये मतलब है कि जो एम्पायर है वो इतनी जब प्रोग्रेसिव है तो ऑब्वियसली वहां पे पैसे की भी कमी नहीं होगी, इकोनॉमी अच्छी होगी, और उस टाइम हम यहाँ पे बोल सकते हैं मेन इकोनॉमी वाज रिलेटिंग टू द ट्रेड. ट्रेड अच्छा होगा, सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि मेडिटेरेनियन सी के अराउंड है. वी सॉ इट इन आवर मैप कि मेडिटेरेनियन सी है, उसका नदर्न एरिया जो है यूरोप वाला, नीचे वाला नॉर्थ अफ्रीका वाला, देन टुवर्ड्स द ईस्ट एशिया है, वेस्ट हमारे पास इनकी अटलांटिक ओशन थी. तो जब इतने ऐसी लोकेशन है कि सी और ओशन के आसपास लोकेटेड है और बहुत सारे एरिया से कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली ट्रेड जो है वो बहुत अच्छा होता होगा. तो और इसीलिए ही ये इतनी डेवलप हो रही थी, और इसीलिए ईरानियन एम्पायर इन पे कंट्रोल करना चाह रहे थे. अब जो एम्पायर है वो हम देखेंगे, इनका इकोनॉमिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा था. अच्छे हार्बर्स बने हुए थे जहां से बोट्स और शिप्स जा सकती थी, ट्रेड हो सकता था. माइनिंग अच्छी थी इनकी, माइनिंग और यहाँ पे मिनरल अवेलेबिलिटी जैसे हम बोल सकते हैं. क्वेरीज अच्छी थी, माइनिंग एंड क्वेरिंग ऑलमोस्ट सेम होता है, बट क्वेरीज में हम डिग इन बहुत ज्यादा ग्राउंड में करते हैं. ब्रिक यार्ड्स अच्छे थे इनके. ऑलिव ऑयल जो है, ऑलिव ऑयल बहुत फेमस है इस एरिया के, टिल टुडे इट इज वेरी वेरी फेमस. सो हम बोल सकते हैं कि बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ये लोग इन्वॉल्व थे, और बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है उसमें ये प्रॉस्पर भी कर रहे थे. ठीक है. अब दिस इज द टर्म ब्रिक यार्ड. ब्रिक यार्ड के क्या मतलब है, जहाँ पे बेसिकली ब्रिक्स बनाई जाती है, तो बहुत ज्यादा ब्रिक्स जहाँ पे बनाई जाती थी. एंड देन अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो व्हीट, वाइन एंड ऑलिव ऑयल जो है वो ह्यूज क्वांटिटीज में क्या होता था, ट्रेड किया जाता था फ्रॉम स्पेन, फ्रॉम अराउंड गैलिक प्रोविंसेस, नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट एंड टू लेसर एक्सटेंट इटली से भी होता था. ठीक है. तो जहां पे भी इन क्रॉप्स को ग्रो करने की कंडीशंस बेस्ट थी, स्पेसिफिकली अगर हम देखें कौन कौन से चीजों की बात कर रहे हैं हम, व्हीट, वाइन एंड ऑलिव. तो ऑलिव से निकलेगा ऑलिव ऑयल, व्हीट वॉज ग्रेन के फॉर्म में भी, और व्हीट वाइन भी होती थी वहां पे, और वाइन जनरली मेड फ्रॉम द ग्रेन्स. सो जो क्रॉप्स यहाँ पे इस टाइप के ग्रो किए जाते थे जिनसे इनका ट्रेड जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉस्पर हो रहा था. Liquids जैसे कि wine and olive oil. Class, you all may be having certain idea that if we generally transfer certain liquid thing from one area to other, हम उसको बहुत ध्यान से कवर करते हैं ताकि वो लीक ना करे, और अगर लीक करे तो ऑब्वियसली जितना कम हो सके उतना लीक करे, अदरवाइज जहां तक पहुंचना है उससे पहले ही वो ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा. सो जस्ट इमेजिन वाइन एंड ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल जैसी चीज.
so that it is properly transported, it is properly traded. इसीलिए इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशल हम देखेंगे कि कंटेनर्स भी यूज होते थे, ठीक है। और ये जो स्पेशल कंटेनर्स हैं इनको हम क्या बोलते थे, इनको हम बोलते थे एम्फोरे, ठीक है। तो ये जो एम्फोरे हैं, दीज वर द कंटेनर्स व्हिच वर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड लाइक वाइन एंड ऑलिव ऑयल, ठीक है। अब इनके रिमेन्स हमारे पास है, दैट इज व्हाई वी कैन से कि ये स्पेशल कंटेनर्स यूज होते थे फॉर ट्रांसपोर्टिंग दीज मटेरियल्स, ठीक है। द फ्रैगमेंट्स एंड द श्रेड्स of a very large number of these have survived somewhere in Monte Testaccio in Rome, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे हमारे पास ओवर 50 मिलियन ऐसे वेसल्स के रिमेन्स हैं। और इसीलिए जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो उनके थ्रू आइडिया लगा लेते हैं पीसेस को ज्वाइन करके और कोशिश करके कि ये किस शेप के होते होंगे। और देयर बिकॉज नाउ वी नो कि टेक्नोलॉजी रिसर्च वो इतना आगे बढ़ गया कि उस मटेरियल के ऊपर जो रिमेन है उस पे रिसर्च करके ये पता लगाया जा सकता है कि उसमें कौन सी चीज जो है रखी जाती थी या एक जगह से दूसरी जगह ले जाती थी। सो वी हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड कि जो लिक्विड है और जनरली वाइन और ऑलिव ऑयल जैसे लिक्विड जो है वो इन कंटेनर्स में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किए जाते थे, ठीक है। एंड एग्जैक्टली हमें पता चलता है रिगार्डिंग दीज बाय स्टडिंग दीज रिमेन्स दैट आर अवेलेबल टू अस, ओके। हमें ये पता चलता है कि कहाँ ये बनाए जाते थे बाय एग्जामिनिंग द क्ले कंटेंट, कि क्ले कहाँ वाला है, किस तरीके से यूज किया जाता था। और जो क्ले के पिट्स हैं यानी जहां से क्ले ऑब्टेन किया जाता है और जिस चीज के वो जो कंटेनर्स बने हुए थे उनको फाइनली कंट्रोल करके वी कैन फाइंड आउट कि वो जो क्ले के मटेरियल है जिनसे कि ये कंटेनर बनाए जाते थे, कौन से कंटेनर, जिन कंटेनर में ऑयल और ये जो ऑलिव ऑयल है और जो वाइन ट्रांसपोर्ट की जाती है, ठीक है। तो क्ले पिट्स में किस टाइप के क्ले मिल रहे हैं और ये जो एम्फोरा है ये किस टाइप के मटेरियल से बनाए गए थे, किस टाइप के क्ले से बनाए गए थे, इससे वी हैव एन आइडिया दैट कहां से ये ऑब्टेन किए जाते थे एंड हाउ वर दे मेड, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड आइटम था, वास्ट कमर्शियल एंटरप्राइज थी। अराउंड 140 to 160 years के अराउंड हम देखेंगे इट रीच इट्स पीक इन द इयर्स 140 to अराउंड 160। स्पेनिश जो ऑलिव ऑयल है इस पीरियड का वो और एक स्पेशली मेड कंटेनर ओनली फॉर स्पेनिश ऑलिव ऑयल के लिए यूज होता था, उसको बोलते हैं ड्रेसल 20। व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड ड्रेसल 20, ठीक है। ये एक्चुअली में जिन आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको स्टडी किया था और इससे रिलेटेड पूरा इन्होंने इसका फॉर्म डेवलप किया उनके नाम पे ये कंटेनर का नाम हमने रखा है, ठीक है। सो इफ finds of Dressel 20 are widely scattered across the sites in the Mediterranean area, जिससे हमें पता है स्पेनिश ऑलिव ऑयल जो है इट सर्कुलेटेड widely among the Mediterranean area. If I say something that is found in India is found in countries far off from India, तो सिंपल चीज क्या है कि हम यहाँ से वो चीज बाहर बेचते हैं, वी आर एक्सपोर्टिंग दैट मटेरियल, दैट इज व्हाई हमारे पास उस मटेरियल के एविडेंसेस अवेलेबल है वहां भी। वो चीज जो सिर्फ इंडिया में स्पेसिफिकली बनती है और इंडिया से ही बेची जाती है। सिमिलर इज द केस, हमें स्पेनिश ऑलिव ऑयल का हम कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि जिस कंटेनर में इसको भेजा जाता था ड्रेसल 20 जिसका हमने नाम दिया है, वो कंटेनर हमें मेडिटेरेनियन सी के चारों तरफ वाली कंट्रीज में स्प्रेड आउट मिला है। सो सिंपल मतलब है कि स्पेनिश ऑयल जो वो ट्रांसपोर्ट किया जाता था। इवन टुडे द ऑलिव ऑयल स्पेशली जो स्पेन का और इन मेडिटेरेनियन एरियाज का दैट इज रियली फेमस। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट फिगारो ऑलिव ऑयल जो हम यूज करते हैं, एंड दैट इज समथिंग दैट वी गेट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया।
तो सोचो अभी तक समथिंग दैट इज सो सिग्निफिकेंट उस टाइम पे भी बहुत सिग्निफिकेंट था, एंड इट वाज यूज्ड वाइड ऑल ओवर द Mediterranean regions and even far off areas. For some evidences we have. इस एविडेंस, ये जो हमारे पास जितने भी एविडेंसेस है, रिमेन्स ऑफ जो एम्फेरो है अलग अलग काइंड्स के, इनके स्टडी के बाद जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो हमें ये बताते हैं कि जो स्पेनिश प्रोड्यूसर्स हैं दे हैड अ ग्रेट मार्केट फॉर ऑलिव ऑयल एज कंपेयर टू इटालियन काउंटरपार्ट्स। मतलब जो इटली में स्पेनिश ऑयल बनता था उसके कंपैरिजन में जो स्पेन में ऑलिव ऑयल होता था उसका मार्केट ज्यादा था, उसकी डिमांड ज्यादा थी, एंड इट वाज एक्सपोर्टेड मोर टू अदर कंट्रीज फार अवे फ्रॉम दिस मेडिटेरेनियन एरियाज, क्योंकि इसके ज्यादा एविडेंसेस अपने को मिले हैं। ठीक है, और ये ऑब्वियसली इसीलिए हुआ होगा क्योंकि जो, या हम बोल सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली इसलिए हुआ होगा कि स्पेनिश ऑलिव ऑयल की क्वालिटी जो है वो बेटर होगी, और हो सकता है उनके प्राइसेस भी कम हो। इफ आई से, आपको जनरल तो पता होगा ही, इफ आई से कि किसी चीज की डिमांड ज्यादा क्यों हो जाती है, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी हो और साथ में अगर उसका प्राइस भी कम हो तो ज्यादातर लोग ऑब्वियसली वही खरीदेंगे। व्हाई विल दे बाय समथिंग एल्स व्हिच इज कॉस्टली एंड मे बी नॉट दैट मच गुड इन क्वालिटी एज वेल। और पैसे भी अगर कम है और क्वालिटी भी अच्छी है तो लोग वही खरीदना पसंद करेंगे एज कंपेयर टू जिसके पैसे ज्यादा और क्वालिटी हो सकता है या तो उतनी हो या उतनी अच्छी, उससे हल्की सी कम हो। तो सिमिलर वाज द केस, ये हम आइडिया लगाते हैं, इट इज बीइंग सजेस्टेड, इट इज बीइंग समवेयर प्रेडिक्टेड, ऐसा माना जाता है कि जो स्पेनिश प्रोड्यूसर्स है वो बेटर क्वालिटी का ऑयल लोअर प्राइसेस पे सप्लाई करते होंगे, जिसके कारण क्या है कि स्पेनिश ऑलिव ऑयल ज्यादा डिमांड में था एज कंपेयर टू द इटालियन ऑलिव ऑयल। ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम ये बोल सकते हैं कि जो बिग लैंड ओनर्स हैं वो आपस में ही compete करते होंगे मेन मार्केट के लिए, कि ऑब्वियसली दिस इज इकोनॉमी, दिस इज बिजनेस, दिस इज ट्रेड, एवरीवन वांट्स टू अर्न मोर मनी, ट्रेड इंपॉर्टेंट हो रहा था। तो जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं जो कि ऑलिव्स ग्रो करते होंगे वो आपस में ही compete करते होंगे कि हमारे जो ऑलिव ऑयल है वो ज्यादा मार्केट में बिके। तो इसके लिए वो हमेशा compete करते होंगे कि बेटर क्वालिटी के बनाए, जिससे कि और कॉस्ट ऑफ जो ऑलिव ऑयल है वो भी रिड्यूस हो। ठीक है, नाउ ये जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल या का सक्सेस हम देख सकते हैं, जो स्पेनिश ऑलिव ग्रोअर्स हैं उनका ज्यादा था। ठीक है, सक्सेस इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग एंड सेलिंग ऑफ द ऑलिव ऑयल। कहाँ के ऑलिव ग्रोअर्स का था? स्पेनिश ऑलिव ग्रोअर्स का। was then repeated by North African producers. Olive estates in this part of the empire dominated production through most of the 3rd and the 4th centuries. यानी हम देखेंगे धीरे धीरे ये जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल ग्रोअर्स का सक्सेस था, ये नॉर्थ अफ्रीकन वाले प्रोड्यूसर्स ने भी समवेयर इसको फॉलो किया। उन्होंने बहुत बड़े बड़े लैंड्स में ऑलिव्स को ग्रो करना शुरू किया और उनका प्रोडक्शन बढ़ा, और अराउंड 3rd to 4th सेंचुरी के अराउंड ये भी ऑलिव ऑयल के प्रोडक्शन में अच्छा कर रहे थे एंड ट्रेड में। लेटर आफ्टर अराउंड 425, मतलब 425 सीई के अराउंड हम देखेंगे नॉर्थ अफ्रीकन डोमिनेंस जो था ऑलिव ऑयल का, इट वाज ब्रोकन बाय द ईस्टर्न कंट्रीज। तो यानी कि हम देखेंगे 5th और 6th सेंचुरीज के अराउंड एशिया माइनर की जो एजियन, हम बोलेंगे एजियन, उसको बोलते हैं सदर्न एशिया माइनर, टर्की वाले एरिया, टर्की, सीरिया, पैलेस्टाइन जो है, ये लोग अब बन गए थे मेजर एक्सपोर्टर ऑफ वाइन एंड ऑलिव ऑयल। ठीक है, और जो कंटेनर्स फ्रॉम अफ्रीका से जो कंटेनर्स जाते थे दूसरी जगह वाइन और ऑलिव ऑयल के, वो क्या हुए, स्लोली रिड्यूस होने लग गए मेडिटेरेनियन मार्केट्स। और हमें ज्यादा कंटेनर्स कहाँ के मिल रहे हैं? हमें मिल रहे हैं एशिया माइनर, सीरिया और पैलेस्टाइन।
ठीक है। सो वी अंडरस्टैंड पहले स्पेनिश ऑलिव ऑयल बहुत ज्यादा फेमस था स्पेन वाले एरिया के अराउंड, फिर नॉर्थ अफ्रीका के एविडेंसेस हैं कि वो लोग भी बहुत ज्यादा ट्रेड करते थे, फिर नॉर्थ अफ्रीका वाले एरिया का कम हो गया और जो सदर्न एशिया माइनर वाला एरिया है, इन एरिया के पास हमारे पास ये लोग ज्यादा बड़े एक्सपोर्टर हो गए वाइन और ऑलिव ऑयल के, ठीक है, क्योंकि इनके कंटेनर्स के एविडेंसेस ज्यादा हैं मेडिटेरेनियन मार्केट्स में। तो ये जितना भी हम देख रहे हैं मूवमेंट्स हो रहा है प्रोस्पेरिटी ऑफ इंडिविजुअल रीजन्स का, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी इफेक्टिवली आप ऑलिव्स का प्रोडक्शन कर रहे हो, ऑलिव और रिलेटेड जो भी क्रॉप्स है। आप जितनी अच्छी तरीके से उसको मैनेज करोगे, प्रोडक्शन जितना आपका अच्छा होगा, आप जितनी अच्छी तरीके से उसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, वो जो गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी क्वालिटी कैसी है, उसी से तो ऑब्वियसली आपकी चीज की डिमांड बढ़ेगी। सिंपल चीज है, वी विल ऑलवेज प्रेफर टू बाय समथिंग दैट इज अवेलेबल इजीली, अच्छे से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, क्वालिटी अच्छी है, चीपर है प्राइस में। तो ये कब होगा, जब आप प्रोडक्शन अच्छे से कर रहे हो, किसी भी चीज का अच्छे से मेंटेनेंस हो रहा है, अच्छे से प्रोडक्शन हो रहा है, चीज की क्वालिटी अच्छी हो रही है, आप उसको अच्छे से बेच पा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम देखेंगे जो जो एरिया इन सेक्टर्स में डेवलप हो रहा था, वो ऑलिव ऑयल के सेल में क्या हो रहा था, ऑलिव ऑयल को मार्केट में, मेडिटेरेनियन मार्केट में सेल करने में ज्यादा इफेक्टिव हो रहा था। अब हम आते हैं दूसरी चीज पे। दिस वाज अबाउट देयर इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ, ज्यादातर हमने फोकस किया है अबाउट ऑलिव ऑयल, वाइन और रिलेटेड चीज। अब ये जो पूरा एम्पायर है, रोमन एम्पायर, इसमें बहुत सारे और रीजन्स इंक्लूडेड थे, ठीक है, जो जिनमें हम बोलेंगे स्पेशली वो ऑलरेडी नोन थे, एंड ऑलरेडी नोन वो किस लिए थे, दिस वाज अबाउट द ऑलिव ऑयल। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग, जो अपनी फर्टिलिटी के लिए नोन थे, कि ये एरियाज जो है ये बहुत फर्टाइल है, ठीक है। तो कैंपेनिया इन इटली, सिसिली, फायम इन इजिप्ट, गैलीले, देन वी हैव बाइसियम, ट्यूनिसिया बोलते हैं इसको, सदर्न गॉल रीजन जो है, ठीक है, जिसको बोलते हैं गैलिया नार्बोनेसिस। एंड ये जो जितने भी एरिया का हमने नाम लिया है, दीज आर द वेल्थीएस्ट पार्ट ऑफ द एम्पायर, क्योंकि ये फर्टाइल बहुत थे। और ये हमें पता कैसे चलता है, अकॉर्डिंग टू सर्टेन राइटर्स, जैसे कि स्ट्रैबो है हमारे पास, प्लाइनी है, ये हमें बताते हैं कि ये जो एरियाज है, कैंपेनिया इन इटली, देन ये फायम इन इजिप्ट, गैलीली जो है, ट्यूनिसिया, बाइजेसियम एंड सदर्न गोल, और बाकी जितने भी एरिया, बेटिका और सिमिलरली इसके अराउंड जितनी भी एरियाज, ये डेंसली सेटल थी, यहाँ पे लोग भी ज्यादा थे, ये वेल्थिएस्ट पार्ट्स भी थी, फर्टाइल पार्ट्स भी थी, एज टोल्ड टू अस बाय स्ट्रैबो एंड प्लाइनी। अब जो बेस्ट काइंड ऑफ वाइन्स जो है वो कहाँ से मिलती है, बेस्ट काइंड ऑफ वाइन केम फ्रॉम कैंपेनिया, सिसिली एंड बाइजेसियम। ये लार्ज क्वांटिटीज ऑफ व्हीट जो है वो रोम क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। सो दे एक्सपोर्टेड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ व्हीट टू रोम। देन वी हैव गैलीली, ये डेंसली कल्टिवेटेड एरिया था, बहुत ज्यादा यहाँ पे कल्टिवेशन होती थी, एज अगेन टोल्ड टू अस बाय हिस्टोरियन नेम्ड जोसेफस। स्पेनिश ऑलिव ऑयल जो है वो मेनली बहुत एस्टेट्स, बड़े बड़े एस्टेट्स में ग्रो किया जाता था, न्यूमरस एस्टेट्स जिनको बोलते थे फुंडी, ठीक है। Along with the banks of river, then we have certain rivers also. See, the name is because it will be difficult for us to speak the name because उनकी language में है, ठीक है। Guadalquivir, ठीक है, in the south of Spain. तो इस रिवर के बैंक के अराउंड हम देखेंगे स्पेनिश ऑलिव जो ग्रो किया जाता था, ऑलिव्स, जिससे फिर ऑलिव ऑयल प्रोड्यूस करके सेल किया जाता था, ठीक है। ये तो हो गया व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, यू कैन से ऑलिव ऑयल से रिलेटेड ही हमने ज्यादा पढ़ा है। एक और चीज हम जो देखेंगे यहाँ पे, वो हम देखेंगे कि एक ऑन द अदर हैंड, एक तो हम देख रहे हैं कि रोमन टेरिटरी जो है
बहुत डेवलप्ड है, स्पेनिश ऑयल वगैरह ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रेड वाइज इंप्रूव हो रहे हैं, फर्टाइल है एंड डेवलपमेंट हो रहा है। बट ऑन द अदर हैंड हम देखेंगे कि रोमन टेरिटरी में एक एरिया है जो बहुत लेस एडवांस स्टेट में थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे ट्रांस ह्यूमंस जो है ये वाइडली वाइड स्प्रेड था कंट्री साइड की तरफ, थोड़े विलेज एरिया की तरफ, अर्बन एरिया से बाहर निकल के कंट्री साइड की तरफ, ठीक है। कहाँ पे? न्यूमीडिया में, जो कि मॉडर्न डे अल्जीरिया है, ठीक है। अब व्हाट इज ट्रांस ह्यूमंस? ट्रांस ह्यूमंस होता है जब हर्ड्समैन जो है एनुअल मूवमेंट करते हैं बिटवीन माउंटेन एरिया एंड द प्लेन एरिया, और वो लोग क्या करते हैं, अपने एनिमल्स को पैस्चर करवाते हैं। कौन से एनिमल्स को? शीप और बाकी फ्लॉक्स, ठीक है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय मूवमेंट फ्रॉम हायर माउंटेन टू लोअर लाइंग ग्राउंड्स? क्या होता है? वी नो हायर माउंटेन, वैसे तो हायर माउंटेन एरियाज में रहते हैं ये, पर हायर माउंटेन एरियाज में जनरली क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है इन विंटर्स, और कभी कभी स्नो कवर्ड एरिया हो जाता है। तो अगर पूरा लैंड एरिया स्नो से कवर्ड है तो ग्रासेस अवेलेबल नहीं होंगी फॉर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, फॉर पैस्चर। तो वो लोग बहुत विंटर सीजन में फुट हिल्स की तरफ मूव कर लेते हैं, थोड़े प्लेन एरिया पे जहां पे भी विंटर है, क्योंकि ये एनिमल्स वो है जो विंटर में ही सर्वाइव, विंटर में ही अच्छे से रह सकते हैं। तो विंटर तो है बट इतनी नहीं है कि ग्रासेस ही अवेलेबल नहीं है या स्नो से कवर्ड है। विंटर है वहां पे, पर ग्लासेस वगैरह अवेलेबल है, तो एनिमल्स वहां पे पैस्चर कर लेते हैं, स्नो से कवर्ड नहीं है। फिर जब प्लेन एरिया में समर्स आ जाता है तो ये लोग क्या कर लेते हैं, वापस से माउंटेनियस एरिया में अप हिल्स में चले जाते हैं, क्योंकि वहां पे विंटर्स तो है पर इतनी नहीं है कि स्नो कवर्ड हो। तो ग्रासेस होती है, ग्रासेस पे एनिमल पैस्चर कर लेते हैं, और इन एनिमल्स से जो वूल और जो बाकी कोई भी चीज जो ये प्रोड्यूस करते हैं, वो जो उसी प्रोडक्ट से वो लोग क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं, वो ही उनकी क्या है, इकोनॉमी है। अगर हम देखें यहाँ पे जो ट्रांस ह्यूमंस वाइड स्प्रेड था न्यूमीडिया एरिया में, ये पेस्टोरल ग्रुप थे, सेमी नोमैडिक ग्रुप थे, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे अपने, ये बहुत बार अपने है ना अवन शेप्ड के हट्स होते थे, उनको साथ लेके चलते थे, ठीक है। मैप्लियास जैसे होते हैं, जैसे हम अपने बोलते हैं ना टेंट्स वगैरह साथ में कैरी करते हैं, वैसे टाइप के इनके अवन शेप के हट्स जैसे ये होते थे, जिसको ये कैरी करते थे, ठीक है। जैसे जैसे रोमन एस्टेट्स जो हैं वो एक्सपैंड कर रहे थे नॉर्थ अफ्रीका में, ये जो पेस्चर कम्युनिटीज है इनका नंबर कम होता जा रहा था, क्योंकि जनरली इस एरिया में सरवाइव करते थे, पर एरियाज एक्सपैंड हो रहे थे रोमन के, कंपैरेटिवली अर्बनाइजेशन आ रहा था, तो पेस्चर और ये एनिमल्स को जो हर्ड्समैन थे जो इन एनिमल्स को रखते थे, उनका नंबर्स रिड्यूस होने लग गया था, और इनके मूवमेंट्स भी अब टाइटली रेगुलेटेड हो गए थे, कंट्रोल में थे, क्योंकि अब ज्यादा हैबिटेशन हो गई तो ये फ्रीली मूव नहीं कर पाते थे, क्योंकि ज्यादा लोग रहने लग गए थे उस एरिया में। इवन इन स्पेन अगर हम देखें तो जो नॉर्थ एरिया था was much less developed, और लार्जली वहां पे सेल्टिक स्पीकिंग पीजेंट्री रहते थे, जो हिल टॉप विलेजेस जिनको के कैस्टेला बोलते थे वहां पे रहते थे। तो when we think of the Roman Empire, we should never forget these difference। यानी एक साइड तो हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है, कहाँ पे? रोमन एम्पायर पे, और दूसरी साइड हम देख रहे हैं कि रोमन एम्पायर में ही कहीं पे ट्रांसह्यूमंस भी चल रहा है, और किसी किसी एरिया में जो लोग हैं वो अभी भी क्या है, समवेयर पेजेंट्री है, जो इतना ज्यादा डेवलप नहीं है, हिल टॉप विलेजेस में रहते हैं, जिसको कैस्टेला बोलते हैं। हम बोल सकते हैं कि जो रोमन एम्पायर है इसके बारे में जब भी हम बात करें रिलेटिंग रोमन एम्पायर, हमें पता होना चाहिए कि ऐसे तो हम हर जगह डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, पर कुछ सेक्शन ऐसे भी थे जहाँ पे अभी डेवलपमेंट नहीं थी, ठीक है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि रोमन एम्पायर जो है उसकी इकोनॉमी की अगर बात करें तो उसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी थे। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ जो इनकी थी ऐसा नहीं है बहुत प्रिमिटिव थी, बहुत डाइवर्सिफाइड थी,
बहुत एडवांसमेंट हुए थे यहाँ पे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। फॉर एग्जाम्पल वाटर पावर्ड मिलिंग टेक्नोलॉजी आ गई थी, हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक्स इन्होंने यूज कर लिए थे, ठीक है, स्पेनिश गोल्ड और सिल्वर माइंस एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इंडस्ट्रियल स्केल पे ये लोग माइनिंग को बहुत बड़े स्केल पे यूज करते थे, जनरली फर्स्ट से सेकेंड सेंचुरीज के अराउंड, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता था। वेल ऑर्गेनाइज इनका कमर्शियल और बैंकिंग नेटवर्क भी डेवलप हो गया था। जस्ट इमेजिन, हाइड्रोलिक माइनिंग डेवलप हो गई थी, वाटर पावर्ड टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई थी, ये लोग हाई स्केल पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कर रहे थे, आउटपुट बहुत ज्यादा था, कमर्शियल लेवल पे, ट्रेड लेवल पे प्रॉपर ऑर्गेनाइज थे ये लोग, बैंकिंग मेथड तक यूज हो गया था, बैंकिंग नॉट लाइक ऑब्वियसली करेंटली आज जो अपने यूज करते हैं, बट यू कैन से लॉट मोर एज कंपेयर टू दैट टाइम पीरियड, और मनी वाइड स्प्रेड यूज कर रहे थे ये लोग, तो बहुत ज्यादा डेवलप्ड इकोनॉमी थी। और इकोनॉमी में ही हम एक और चीज इससे रिलेटेड बात करेंगे, लेबर एंड यूज ऑफ स्लेव। So ये जो last topic है, that is something that we'll revise again, and with this we have done the major part of economic expansion. Obviously काफी कुछ और अभी रहता है थोड़ा बहुत in terms of development, in terms of labor, slavery, etc., about which we will study in our next class. So आज जितना भी किया है class, I think must be clear to you people. If you have any doubt relating to whatever we have covered today, do come back with your doubts and we'll discuss and solve.